प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। जमहूरियत कहते किसे हैं, इसका असल चेहरा कल हमने अमेरिका में देखा, जहां चंद पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए डोनाल्ड लू को हेयरिंग का सामना करना पड़ा। और इस हेयरिंग के बाद पाकिस्तानी मीडिया में एक तूफान खड़ा हो चुका है और साइफर के हवाले से और इंतखाबात में बेज़ाब्तगी के हवाले से जो बयानात डोनाल्ड लू की जानिब से सामने हमारे आए हैं, उनके बाद ना सिर्फ सियासत बल्कि सहाफ़त में भी एक हलचल मच चुकी है। और समझ नहीं आ रहा कि अब आने वाले टाइम में होगा क्या, क्या तहकीकात होंगी भी या नहीं होंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिएक्शन है इस हवाले से वो भी हमारे सामने है। बैरिस्टर गौहर जो कि ये कह रहे हैं कि साइफर मामले पर डोनाल्ड लू ने जो कहा वो झूठ है, और बाबर अवान जो कह रहे हैं उस पर भी बड़े सवालात खड़े होते हैं, जो कि कह रहे हैं साइफर मामले पर डोनाल्ड लू अगर सच्चा है तो इमरान खान पर मुकदमा झूठा है। सबसे पहले ताल मलिक साहब, सवाल आप ही के लिए। डोनाल्ड लू खान का बयानिया बिल्कुल ख़त्म करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि साइफर तो एक झूठ पर मबनी चीज़ है, साइफर तो नहीं है। देखिए, जहाँ तक खां का बयानिया जो मैं ईमानदारी से समझ, तो मेरा नहीं ख्याल कि खां का बयानिया इतना कोई वो शीशे का गिलास है कि लू साहब ने फरमा दिया वो टूट गया। खां का तो कोई बयानिया नहीं टूटा। वो खां तो खां है। वो तो मेरा ख्याल है एक ऐसा पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है मेरी राय में, जिसकी लोग बात समझें या ना सुने, वो जो कहता है वो ठीक होता है। वो तो खुद कहता है कि यू टर्न बड़ी ठीक पॉलिटिक्स है, मतलब उस पर भी कोई नहीं बोला। मतलब वो खुद मानते हैं कि जनाब हमने घड़ी बेची और सड़क बना ली। भाई घड़ी तो बेची ना आपने, चाहे सड़क आपने आवाम के लिए बनाई, उस पर भी कोई एहतजाज नहीं हुआ। मतलब 36,000 चीज़ें कि आपका तो मतलब वो गलत सी बात शायद आप समझे कि आपका निकाह ही ठीक नहीं था। मुझे तो एक भी हाँ का चाहने वाला नहीं नज़र आया जिसने कहा ये तो तुमने खुदा ना खासा बड़ा गलत काम किया। तो मैं इस पे तो बहस ही नहीं करूँगा कि खां को कोई इस तरह का हुआ है नुकसान। अब आते हैं जो बात आपका जो असल सवाल है, जो आपने अमेरिका के बारे में की। तो पहले अमेरिका को इतना रोमांटिक कोई मुल्क नहीं है, इतनी कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि वो जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम को SMS किया था आज से 1400 साल पहले कि जी सिंध में एक लड़की से जाती है तो वो आ गया। नहीं, इस तरह चक्कर नहीं हुआ। अमेरिका का जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें एक लॉबी का एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लॉबी से ये होता है कि वहाँ पे पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में है, और इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़्यादा, बल्कि मैं सेफली कह सकता हूँ 90+ जो % वहाँ पे लोग रहते हैं वो प्रो इमरान खान है। तो उन्होंने लॉबिंग की है। अब जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो पाकिस्तान के भी सिटीजन है और अमेरिका के भी हैं, तो उनका एक किस्म का पॉलिटिकल सेंस भी बनती है। बल्कि आपको अच्छी तरह याद है कि खान ने उनकी वोट के लिए भी उनका राइट दे दिया था, याद है ना आपको? अच्छा, जब उन्होंने लॉबिंग की, अगर आपको याद हो तो 15-16 कांग्रेसमैन ने कुछ दिन पहले, कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक करारदाद भी लिखी थी। उन्होंने कहा पाकिस्तान में इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो वो इतने को खुदा तरस लोग नहीं जितना मतलब आपके सवाल से लगा। और उससे जब कांग्रेसमैन पे एक लॉबिंग हुई, प्रेशर आया, उन्होंने इसकी समाअत की। अब आता हूँ मैं इस पे दोनों सूरत में इसके क्या दो इफेक्ट्स हो सकते थे। एक इफेक्ट्स ये हो सकता है PTA के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वहाँ पे कोई मजम्मती करारदाद पेश हो जाती कि हो पाकिस्तान में ये ना भी ये काम गलत हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगाई जाए, पाकिस्तान को IMF से पैसे ना दिए जाए, पाकिस्तान पे कुछ किया जाए। समाअत हुई, रात गई, बात गई। दूसरा ये था कि वो कांग्रेसमैन जो थे, जिन्होंने वहाँ पे समाअत किया, वो कहते हैं कि हम कांग्रेस में एक लॉ लेके आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ कि जब तक पाकिस्तान में फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते हम पाकिस्तान से सफारती तल्लुकात तोड़ देंगे, हम पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। वो भी कुछ नहीं हुआ। तो नथिंग हैज़ हैपेंड, एब्सोल्युटली नथिंग हैज़ हैपेंड। हाँ, हुआ क्या है, PTA के लिए जो खबर है सबसे बड़ी, कि आपने ऑफिशियली अमेरिका के अंदर अमेरिकी सरकार का नुमाइंदा है ना डोनाल्ड लू, सरकार कह रही है कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म झूठा था। और उससे बड़ी जो बात वो क्या गया, मेरा लिए आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि मुझे और मेरी बीवी को कत्ल की धमकियां दी गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि PTI के लिए, खान के लिए अल्टीमेटली ये एक्सट्रीम नेगेटिव साबित हुआ है। ठीक है, मलिक साहब का पॉइंट क्लियर है, लेकिन इन्हीं सैंक्शंस से डरते हुए इससे पहले पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शायद इससे पहले कभी जुर्रत नहीं की, हिम्मत नहीं की कि सरकार का दरवाज़ा खटखटाएं और बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या गलत चल रहा है। बात बेज़ाब्तगियों के हवाले से राना साहब अब इसे कर लेती हूँ। इलेक्शन में बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, ये तो चले अमेरिका कह रहे हैं, डोनाल्ड लू कह रहे हैं, अब इस पर कोई तहकीकात तफ्तीश होगी? नहीं, देखें, पहले तो मैं 2 चीज़ें आपसे करूँगा। तो अमेरिका को मामा नहीं है हमारा कि जो अमेरिका बहादुर फरमाएगा वही सब कुछ है, ठीक है ना? ठीक है, हम उसके भिखारियों के फहरिस्त में टॉप 5 में हैं, ठीक है ना? ये भी मैं मानता हूँ कि हमारे हुक्मरान जब उनको मुसीबत पड़ती है तो वो मुँह उठा के व्हाइट हाउस जाते हैं या पेंटागन चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 24 करोड़ आवाम है, ये बराह रास्त अमेरिका के गुलाम नहीं है। अच्छा, हम कोई उनके पाबंद नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जमहूरियत का नक्शा बिगाड़ने में अपना किरदार अदा किया। आप
रिचर्ड निक्सन का वो जो इंटरव्यू है वो सुने, जो उसने न्यूयॉर्क टाइम को दिया। उसने कहा कि हम बाय हुक और क्रुक ये जो तेल पैदा करने वाले मुल्क है ना खलीज के, इन पे हमने कब्जा करना है, और उन्होंने कर लिया। दुनिया में अमेरिका से बड़ा गासिब तो है ही कोई नहीं। ये तो हमारी बदकिस्मती, हम भिखारी लोग हैं ना, हम बात नहीं कर सकते। अदरवाइज एटम बम मैंने तो नहीं चलाया था, नागासाकी हिरोशिमा पे एटम बम मैंने तो नहीं फेंका था। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो हमारे इलेक्शन निजाम पे उंगलियां उठा रहे हैं, अल गोर का पूरा रिजल्ट चोरी हुआ एक स्टेट का, और इन्होंने माना कि हाँ पूरा रिजल्ट चोरी किया गया। ठीक है। ये तो खुद बहुत बड़े डिकेत हैं इलेक्शन के। फिर तीसरी बात आ जाए, ये जो अब इतनी बढ़ के बातें कर रहे हैं, क्या कोई इनमें से कोई जवाब देगा कि आफिया सदीकी के साथ जो ट्रीटमेंट किया गया वो इंसानी तारीख के अंदर शर्मतरनाक मुकाम है? तो क्या इनकी अदालतें जो हैं वो अंधी हैं? क्या इनकी अदालतों ने क्लीन चिट अमरीकी फौजियों को नहीं दी आफिया सदीकी के साथ ज्यादती करने की? लेकिन वो ठीक है कि हम एक बेशर्म से लोग हैं और हमें शर्म नामी कोई चीज नहीं है, इसलिए अमेरिका बहादुर की एक कमेटी में इजलास हो गया, पूरे पाकिस्तान में क़यामत मच गई। अल गोर ने फरमा दिया मेरी बीवी को और मुझे कत्ल की धमकियां दी गई। ठीक है ना। ओ भाई, तुम्हें कोई कत्ल की धमकियां देगा? तुम तो कह के बंदे मार देते हो, भुट्टो को कह के मार देते हो, कजाफी को कह के मार देते हो, अनवर सादात को कह के मार देते हो, जमाल अब्दुल नासिर को कह के मार देते हो, शाह फैसल को कह के मार देते हो। आप किसको छोड़ देते हो? आप तो खुद बहुत बड़े कातिल हो। आपको धमकियां देंगे चूचे खा के आप, कि आपको धमकियां दे दी। और एक और चीज सुन लें, मैं आपको बताऊं जो शर्म का मकाम है हमारे लिए, कि हमारी अदलिया और इलेक्शन कमीशन के लिए जो उन्होंने कहा, उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तानी अदालतों से मुतमईन है। ठीक है। हमारी अदालतों को सोचना चाहिए कि हम अब बैनुल अक़वामी तौर पे हमारी अदालतों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, हमारे नए निजाम इंसाफ खत्म होकर रह गया। हम जिस निजाम इंसाफ को लेके चलते हैं, अदल और ये, और हम इस्लाम के नाम पे हम कहते हैं कि इस्लाम का सबसे तगड़ा मेयार अदल है। अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता। हम उस पे यकीन रखने वाले लोग हैं। ठीक है। और क्या आलम है कि अमेरिका हमारी अदालतों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे जी जो पाकिस्तान की अदालतें आप उनसे मुतमईन है, यानी अब हम इस सतह पे चले गए। तो हमें खाली वो 1.5 मिनट 2.5 मिनट की गुफ्तगू जो उसने इमरान खान के लिए की उस पर नहीं अड़ना चाहिए। बुकल में जो बैठे चोर हैं उन्हें भी देखना चाहिए, मंजी थले भी डांग फेरनी चाहिए, अदलिया को भी जोड़ना चाहिए कि हजूरे वाला 150वें नंबर पे हैं, आपकी कुर्सी पीछे करने के लिए भी एक बंदा खड़ा होता है। आप अपनी कुर्सी पीछे नहीं कर सकते, आपके गोडों में दर्द होता है, आपके पास 20-20 गाड़ियां पीछे चल रही होती है और आप इंसाफ के पैसे ले रहे होते हैं, प्लाट आप लेते हैं, कर्जे आप लेते हैं। ठीक है। सारी मराहत आप लेते हैं, एक बंदा पकड़ा जाता है तो आप उसको फारिग करके कहते हैं बड़ा इंसाफ कर रहे हैं। तो हमें खाली डोनाल्ड लू की इस बात पे कि जी इमरान खान ये वो, और भाई और भी बहुत कुछ उसने पाकिस्तान के लिए कहा है, उस पर भी बात करनी चाहिए हमें। ठीक है। मलिक साहब, राना साहब ये कह रहे हैं कि धमकियां, कत्ल की धमकियां डोनाल्ड लू को नहीं मिली, हो ही नहीं सकता। अमेरिका बहादुर और डोनाल्ड लू को कोई कत्ल की धमकियां दें, आपको क्या लगता है इसमें सच्चाई, कोई हकीकत? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेरा आपने सवाल किया था मैंने तो उसका जवाब दिया ना, कैसे आपने क्या कमाया। मैंने वो बताया कि आपने कमाया कि अमेरिकन कांग्रेस में जाके एक वहाँ के सरकारी मुलाजिम ने, उनके एक रियासत के एक बंदे ने कहा कि पाकिस्तान का जो साबिक वज़ीर था वो झूठा था, मुझे कत्ल की धमकियाँ दी गई। वो जो राणे ने बातें की वो पाकिस्तान के अंदर की बातें, उनको किसी से क्या लगे कि हमारे बारे में क्या पे भी रिकॉर्ड कराया किसने, वो 15-20 पाकिस्तानी थे, उन्होंने जब वो शोर डाला कि फ्री इमरान खान, तो फौरन जो चेयरमैन बैठा था उसने कहा यार पहले इनको बाहर निकालो, ये एहतजाज हुआ। तो ये बेसिकली मैं बार बार आप कह रहा हूँ, इस पे कोई शक नहीं कि हजारों लाखों की तादाद में इमरान खान के आशिक है, वोटर नहीं है। वो लंदन आप चले जाएं, आप फ्रांस चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, वो रियलिटी आपने तो उसकी पॉपुलैरिटी, मगर हमने देखना है अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अमेरिका पे क्या बोझ है। और सबसे बड़ी बात है हमारी वो कि हमने अजीब सर पे उठाया, वो एक पूरी इस पे ना लॉबिंग हुई है बाकायदा। और मुझे जो हंसी आती है वो पीटीए पे ये हंसी आती है, हमें सानों अंग्रेजी च कहना एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका हमारे लिए मैटर नहीं करता। और पूरी पीटीए जो अमेरिका में बैठी है वो जोर लगा रही है कि किसी तरह लॉबिंग कर रही है, किसी तरह पाकिस्तान पे दबाव आ जाए। तो जहाँ पे नफरत है वहाँ पे इतना प्यार है। और ये भी लॉबिंग भी क्या हुई है वो भी सुन लो। अमेरिका में जो सेक्रेटरी होता है ना वो वजीर होता है, वजीर के बाद डिप्टी सेक्रेटरी होता है, वो उसको नायब वजीर कह सकते हैं। उसके बाद अंडर सेक्रेटरी होता है, फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी आता है। असिस्टेंट सेक्रेटरी की चौथी पोजीशन है और ये वजीर खारजा नहीं होता। वजीर खारजा है,
वो वजीर खारजा नहीं बोलते, ये हमारी टर्म्स है, वो सेक्रेटरी ऑब्वियसली बोलते आप अमेरिका रहे हैं, तो हाउ दिस सिस्टम वर्क्स वही मैं बताने लगा ना, एक सेक्रेटरी हो गया, फिर एक डिप्टी सेक्रेटरी हो गया, अंडर सेक्रेटरी हो गया, उसके नीचे उन्होंने पूरी दुनिया को डिवाइड किया, नीचे अफसर रखे हैं, बहू रखे हुए हैं, साहब रखे हुए हैं। अच्छा। एक अफसर रखा हुआ है। साउथ एशिया में उन्होंने एक बंदे लू को बिठा दिया कि तुमने इस डेस्क पे बैठ के काम करना है, ये कहाँ का वजीर है, तो उसकी उन्होंने समाअत की है। मेरा फिर आपसे सवाल है, अगर पीटीए के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तब अच्छा लगता कि ये जो समाअत ये स्टैंड लेती कि हम एक मुज़ब्बती करारदाद पेश करने लगे हैं कि अमेरिका को पाकिस्तान से ताल्लुकात खत्म करे, क्योंकि पाकिस्तान में फेयर फ्री इलेक्शन नहीं होते। मैं अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, यहाँ कोई लॉ बनता पाकिस्तान में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कहते नहीं इसको रोको पाकिस्तान के लिए, या वो कहते हैं इस हुकूमत को आप हाँ ये कह सकते हैं। अमेरिका का बहुत बड़ी जो शेयर है IMF में 17% है। अगर 100 रुपये कोई आपको उधार देता है तो उसमें 17 रुपये अमेरिका के होते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट। अगर अमेरिका वहाँ पे स्टैंड ले लेगा चाहे हम आपको पैसे नहीं देते, आज ही आपके वज़ीर ने फरमाया ना कि एक IMF मिलेगा तो हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो हमारी ज़िंदगी नहीं है। तो मुझे बताएं, मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि इस एक्सरसाइज का अमेरिकन टू कॉन्टेक्स्ट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पीटीए को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, इसका मतलब तरीके इंसाफ को नुकसान हुआ। लेकिन कल के हेयरिंग में ब्रेट कसार की जो ऑब्जर्वेशंस थी उसने काफ़ी टफ टाइम दिया है डोनाल्ड लू को, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना, और उनका अपना एक निज़ाम है, और ये जो जिस कमेटी ट्रांसपेरेंट, मैंने तो आपको बताया कि इतना ट्रांसपेरेंट है, मैंने तो उनके बता दिए कितने ट्रांसपेरेंट है वो। ठीक है ना, दुनिया में कोई निज़ाम ट्रांसपेरेंट नहीं होता। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप इस बेईमानी में कौम का नुकसान तो नहीं कर रहे। अमेरिकन का वो बेईमान है, अपने कौमी मुफाद के लिए बेईमान है जी। अगर वो ये कहते हैं कि हमने तेल पे कब्जा करना है तो उसके लिए उन्हें जितने मर्जी मुसलमान मारने पड़े वो मार देंगे, लेकिन अपनी कौम के लिए उन्होंने अपने तेल के रिजर्व्स अभी तक खोले ही नहीं है जी। आने वाले वक्तों के लिए बचा के रखे हुए, और वो दुनिया के तेल के निजाम पे चल रहे हैं। हम तो क्योंकि बहुत ही कमजोर भूखे लोग हैं ना, इसलिए हमें चंद अरब डॉलर हमारी औकात है। अमेरिका तो $1 ट्रिलियन का मकरूज है, दुनिया का सबसे मकरूज मुल्क है अमेरिका, लेकिन बदमाश है, उनसे कोई लेके नहीं दिखा सकता पैसे, इसलिए वो बदमाश है। हम गरीब लोग हैं, गरीब की वो जोरू सबकी भाभी, ठीक है, हम गरीब की जोरू है, सबकी भाभी है। हर बंदा मुल्क हमारी तरफ उंगली करके कहता है ये यूं वो, अपने गिरबान में कोई नहीं जानता। अब आ जाए जो आपने बात की ना, मैं उसकी तरफ आता हूं। देखिए, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मुझे कोई खुशी नहीं है कि अमरीकियों ने हमारे निजाम पे बात की। मेरे लिए शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए कि हमारे ऐब कोई और मुल्क में बैठ के जाके गिनवा रहा होता है, इसलिए कि हमने वो ऐब किए में। इस मुल्क के अंदर ताकतवर जो है वो इतना ताकतवर है कि अदालतें अपने कई भी बातों से मुकर जाती हैं, फैसलों को तो छोड़ ही दें, कई भी बातों से मुकर जाती हैं, अपने स्टैंड्स बदल लेती हैं। और जब गरीब को उसमें फंसता है, एक मुर्गी चोर को सजा हुई 10 साल की, आप सुन के हैरान होंगी। 10 साल के पता नहीं कितने साल बाद अदालतों को याद आया कि वो मुर्गी चोर की सजा माफ, वो तो मर भी गया। एक फैसले में अदालत ने कहा कि ये कत्ल नहीं किया था, इसे जो फांसी की सजा हुई है गलत हुई है, उनका हुजूर वाला वो मर गया। वो अदालत वो उसमें मरने के लिए हम लोग, जस्टिस सिस्टम सब हमारे लिए मर रहे हैं। आपके बच्चों के लिए वो आए तो अदालतें कहेंगे कि जी सरेंडर करना जरूरी नहीं है, ठीक है, हमने ये वाली शिक फिलहाल के लिए उसमें मट्टी पाओ तो रोटी खाओ, ठीक है ना, आप आए जी जो मर्जी कर लें। हसन और हुसैन नवाज जी, तो इस तरह चलेंगे निजाम। अब अगर अमेरिका हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमारा मीडिया तो खाली इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है ना जी। उसे तो सिर्फ नजर आ रहा है साइफर, उसे क्यों नहीं नजर आ रहा है कि उन्होंने हमारी अदालतों के ऊपर अदम-ए-एतमाद कर दिया? उसे क्यों नहीं नजर आ रहा है कि उन्होंने हमारे इलेक्शन निजाम और इलेक्शन रिफॉर्म्स और इलेक्शन कमीशन को उड़ा के रख दिया? क्यों नहीं मान रहे? क्यों नहीं इन्हें नजर आ रहा है कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मुआशी निजाम तबाह हो चुका है? जो चीजों पे बात करने वाली है वो नहीं। इमरान खान जी, हर बात में इमरान खान, खाली इमरान खान ही मसला है। 2.5 मिनट बात की है उसने, डोनाल्ड लू ने इमरान खान के ऊपर। और ये आप जो मलिक साहब से कह रही थी कि भाई वो अमेरिका के पढ़े होंगे, मैं तो शिकारपुर यूनिवर्सिटी से मैंने BA किया था इम्तियाजी नंबरों से ना, तो मैं तो पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ, मुझे उनके निज़ाम का नहीं पता। मुझे तो ये पता है कि जिस दिन मेरा निज़ाम ठीक होगा, किसी की जरूरत नहीं है
कि हमारे वो जाके वो सूबाई असेंबलियों के छोटे छोटे लोगों को बिठा के ड्रामा क्रिएट करें और वहां पे बातें करें। इससे पूछ लें कि इस कमेटी की औकात कितनी है। ये बताएगा ये कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि है। जो नारेबाजी भी की गई है वहां पर और जो बदतमीजी की गई है वो बेसिकली उससे पाकिस्तान का इमेज खराब किया गया है। मेरा ख्याल है कि हाँ, क्योंकि मलक तो वहाँ अमेरिका रहा, ये तब भी अमेरिका में था जब अमेरिका खुद भी अमेरिका बना भी नहीं, ठीक है ना। ये रेड इंडियन से भी पहले था ब्लैक इंडियन ना। ये वहां का रवाज है। वहां के जितने भी अवामी सतह के फोरम्स होते हैं उसमें लोग इसी तरह प्रोटेस्ट करते हैं। आप देखते नहीं कि फलस्तीन के लिए किस तरह खड़े होके हेलरी के सामने और अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने जिस तरह प्रोटेस्ट होते हैं, तो कल भी पाकिस्तानी आपको वो बड़े नजर बदतहजीब नजर आते हैं। मलक को वो नहीं नजर आते जो उनके पार्लियामेंट्स के अंदर खड़े होकर धींगा मुश्ती गालियां दे रहे होते हैं, उठा उठा के एक दूसरे को फेंक रहे होते हैं, कुर्सियां चला रहे होते हैं। तो बस ठीक है, पाकिस्तानी हम गरीब लोग हैं ना, तो सारी बुराइयां हमें नजर आएंगी। अच्छा मलिक साहब, अब बाबर अवान साहब की स्टेटमेंट भी बड़े सवाल खड़े कर रही है कि ठीक है साइफर के मामले पर अगर डोनाल्ड लू सच कह रहे हैं तो फिर तो साइफर ही झूठ, जो मुकदमा इमरान खान पर चला है वो ही फिर तो गलत है, उनको जेल में नहीं होना चाहिए। देखिए हमारी जो गुफ्तगू होती है, डिस्कशन होती है, वैसे भी हम माहिर हैं, बात कुछ होती है हम कहाँ से कहाँ ले जाते हैं सारा, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं ना हमारी। मेरा पहला सवाल है, बाबर अवान वकील है, पढ़ा लिखा आदमी, अब तो मुझे शक पड़ गया, मैंने इखलाक नहीं कहा है। साइफर में अमेरिका कहाँ से आ गया? साइफर का मैं आपको बताऊं कहानी क्या है। एक मैंने बता दिया आपको, जो चौथे नंबर का एक अफसर है, एक पाकिस्तानी सफ़ीर है, वो अपना उसकी टाइम ख़त्म हो गया। जिस तरह हम लोग कोई जॉब छोड़े तो आप हम एक दूसरे को खाना नहीं देते, उस खाने पे उसने कुछ बातें की हैं। पाकिस्तान के सफ़ीर ने ये ख़त लिखा है। ये एक इसका नाम साइफर, ये एक टेक्निकल है, जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में ख़बर को कुछ अपनी इस्तिलाह रखते हैं, जिस तरह हम पैकेज बोल लेते हैं, न्यूज़ पैकेज, दूसरा बंदा कहता है पता नहीं क्या बात हो रही है। तो इस तरह ये इसका अमेरिका से ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा। वो तो पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिखा है, यार खुदा का वास्ता है। मैं मतलब आपसे तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, पर बाबर अवान से भी ये एक्सपेक्ट करूँ, उसको भी नहीं पता साइफर क्या होता है। मतलब साइफर पाकिस्तान के सफ़ीर ने लिखा है, इसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। वो लिख रहा है जो उसने आके बयान दी है, मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा। उसने बताया कि मैंने जो मीटिंग की है उसमें ये नोट्स हैं, जो खबर हमें मिली, वो उसने चीज़ें लिख के दी, जिसको उसके बाद जो साइफर पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन वजारत ख़ारजा उसको आता है, सुनने में आया कि उसके पास एक सदर को कॉपी जाती है, एक वज़ीर आज़म को जाती है, एक आर्मी चीफ को जाती है और शायद एक ISI को जाती है। और मैं इंटरेस्टिंगली आपको फैक्ट बताने लगूँ, इस तरह की जो चीज़ नेशनल सिक्योरिटी की आ जाए ना, तो हमारे इदारे पहले उसको स्कैन कर लेते हैं। यार वो बैठे हैं पाकिस्तान के तफज़ के लिए, तो ये हो ही नहीं सकता कि इस तरह पाकिस्तान को कोई थ्रेट हो तो जनाब वज़ीर आज़म को साइफर मिल जाए, किसी को पता ही ना हो। पहले ये भी बात है। तो वो साइफर ये कहना कि वो अमेरिका में केस ख़त्म हो गया, ये अमेरिका में आ गया, ये सारी मीडिया कंजम्पशन है। हम लोग, हमारे पॉलिटिशियन में खाली कोई PTA को या अवान को नहीं कर रहा, PMLN भी ऐसी है, अपना पीपल्स पार्टी ऐसी है, हम फौरन जैली शोहरत लेते हैं। साइफर का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। मुदाखलत को तो एक्सेप्ट किया गया था ना, डिमार्श भिजवाया गया था। चलिए मैं राना साहब से पूछ लेती हूँ, फिर डिमार्श नहीं, मेरा असल सवाल फिर वही है, इस लिखने का ये ताल्लुक पाकिस्तान के सिस्टम का, ये पाकिस्तान का सफीर हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को लिख रहा है, इसमें अमेरिका डीज ना रहा। यहाँ तो बताओ ना कि साइफर उसने लू ने लिखा हो, तो फिर मैं आपकी बात मानूँ कि ये मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है राना साहब, आप कैसे देखते हैं? अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने है, एक रिएक्शन हमारे सामने है, लेकिन दीगर सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी एक बहस छिड़ी हुई है। हर तज्जियाकार इसे अपने पैराए में सामने रखता है, अपने हिसाब से गुफ्तगू कर रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या मज़ीद मुश्किलात बढ़ गई इमरान खान के लिए, या फिर इमरान खान की वही स्टेटमेंट कि 5-6 महीने हैं, मैं सिर्फ इस जेल में हूँ और उसके बाद मैं बाहर आ रहा हूँ, फिर बताऊँगा? देखिए, जो लफ्ज़ साइफर है ना, एक्चुअली ये अरबिक एक लफ्ज़ है, और जो अरबी मैथमेटिकल, चले मलिक साहब ने कहा कि नहीं पता, तो राना साहब ने कहा मैं एक्सप्लेन मैंने क्योंकि मलिक तो अमेरिकी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, मैं पढ़ा हूँ शिकारपुर यूनिवर्सिटी से ना, तो मुझे थोड़ा सा मैंने कहा मैं बता दूं, में पढ़ा ये, ठीक है ना। साइफर तो आते रहते हैं ना, क्योंकि आप ये देख लें कि जो टाट पे बैठे हुए लोग हैं ना, वो ही हुकूमतें कर रहे हैं और जो वहाँ से पढ़े हुए वो उनके अंडर काम करते हैं ब्यूरोक्रेसी में। अच्छा, साइफर अरबी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है नथिंग या जीरो, यानी कुछ नहीं अरबी में। ये लफ्ज़ ट्रेवल करके यहाँ इन तक आया जो साइफर हो। अब साइफर है क्या? ये कोड होता है, जैसे हम कोई किसी दौर में कोई लेटर लिखते थे तो उसके ऊपर एक वो आ जाता था, कोड आ जाता था इदारे का, GOT फला फला फला, एक्यूरेट है। ये एक कोड होता है, ठीक है, जिसको जो भेजने वाला सफीर है ना, वो भेजता है अपने उसमें। हमारे कुछ बड़े सीजनल, बड़े अजीम
जो रहनुमा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस साइफर के बाद दुनिया का कोई मुल्क हमें ना वो साइफर नहीं भेजेगा। उन्हें यही नहीं पता था कि साइफर दुनिया नहीं भेजती, आपका अपना सफीर भेजता है। अल्लाह उनको तरक्की और दे, नहीं पता बहुत उन्हें अल्लाह और तरक्की दे। उन्हें वजीर आला से वजीर आजम भी बनाए जिन्हें ये नहीं पता था कि साइफर होता है क्या। मैंने कहा जरा बता दूं। अब आ जाए जो आपकी बात है, देखें पीटीआई को क्या चाहिए। पीटीआई को चाहिए हर वक्त डिस्कशन, कंट्रोवर्सी। पीटीआई को चाहिए अपने वजूद की बका के लिए कोई ना कोई इशू। वो डोनाल्ड लू हाँ करे तब भी, ना करे तब भी। इस टाइम पीटीआई और इमरान खान साहब की जो पोजीशन है वो ये है, मेरी कैलकुलेशन में एक साफी हूं, मैं अपनी साफती कैलकुलेशन से आपको बता रहा हूं कि सम टाइम ना हम जिंदगी में गलती भी करें तो हमारे हक में चली जाती है। हम मुखालिफ हमारे खिलाफ कोई बहुत जबरदस्त हरबा इस्तेमाल करता है, वो भी हमारे हक में चला जाता है। इमरान खान के इस वक्त हक में सब कुछ है। अच्छा, उसे सजा हो तब भी, अच्छा, उसके खिलाफ साइफर आए तब भी, उसके खिलाफ डोनाल्ड लू कहे कि नहीं तब भी, ये उसकी एक सिचुएशनल वो है। आगे जाके क्या होगा ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन इस वक्त तो मियां नवाज शरीफ साहब जब आए थे कोई सोच सकता था कि यार इतने तगड़े होके आ रहे हैं, हमारा हाई कमिश्नर उनको समझा के भेज रहा है, और वो हाई कमिश्नर भी इतना, एक तो मुझे आई एम सॉरी मलिक साहब आपका एक मिनट फालतू लूंगा, बहुत ज्यादा बोल दिया कि इनके जो मीडिया मैनेजर्स हैं ना उनकी अपनी ट्रेनिंग होने वाली है, मियां साहब की भी और मरियम साहिबा की भी। भाई अगर हाई कमिश्नर ने आपके कान में ये कहा कि आपने जाके ये करना है, तो क्या जरूरत थी उस वीडियो को रिलीज करने की जिसमें मियां साहब उनसे कहते हैं कि ये एलीगल में बारिश करनी है कि पहला करनी है? क्या जरूरत थी उस वीडियो को जारी करने की? क्या जरूरत थी उस वीडियो को जारी करने की? जब मरियम साहिबा गई और उन्होंने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हम पता नहीं क्या पढ़ रहे, तो उन्होंने कहा अच्छा ज्योग्राफिया, ग्रामर, तो उनका अच्छा भाई क्या जरूरत थी वीडियो? आपके मीडिया मैनेजर अंधे हैं? आपके मीडिया मैनेजर को मीडिया की तो अकल नहीं है कि और क्या करना क्या नहीं मिल करना? रहा है, आपको घर पे मिल रहा है और वो कह रही हैं कि हमें बड़ी मुश्किल से जाके लेना पड़ा। नहीं, वो टीचर का क्या जरूरत थी आपको करने की कि टीचर कह रही है मरियम साहिबा से कि देखें इतने मर्द आ गए स्कूल क्लास में, बच्चे हरासा हो गए। मुझे तो लगता है कि जो मीडिया टीम है वो ही इन्हें लेट डाउन कर रही है। और उज़मा बुखारी साहिबा नाम है, अज़मा बुखारी साहिबा वज़ीर इत्तलात, ग्राउंड टू अर्थ, ग्राउंड टू अर्थ वाली। देखें उनको भी अब इस तरफ मैं उनसे, मेरा से ज्यादा कोई उनका हमदर्द नहीं होगा जो इतने अच्छे उन्हें मशवरे दे रहे हैं। सो साइफर भी मैंने समझा दिया। बाकी पीटीआई को तो खलकत शहर तो रोने का बहाना मांगे, उन्हें रोने का बहाना चाहिए, वो उन्हें मिल जाता है बस। ठीक हो गया, पॉइंट क्लियर है। हमें ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें क्या कुछ अहम रहा उस पर गुफ्तगू बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे। बात होगी मईशत के हवाले से, IMF के साथ जो मामलात तय पा चुके हैं उसके हवाले से, और इसके साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ जिसमें चारों वज़राए आला मौजूद थे। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अली अमीन गंडापुर, मरियम नवाज साहिबा और दीगर सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान के वज़राए आला भी वहाँ शामिल थे। और ये जो इजलास है बड़ा अहमियत का हामिल है, लेकिन इसमें जो बात की गई हमारे वज़ीर आज़म की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा कि मईशत को बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं और IMF का एक और प्रोग्राम इस हवाले से हमें दरकार होगा। 140 अरब के कर्जे से निकालने का पाकिस्तान को भी वक्त आ चुका है। क्या मतलब क्या है, मकसद क्या है? IMF कैसे जो है एक शिकंजा है, मलिक साहब से मैं पूछती हूँ कि इस शिकंजे में हम फंसते चले जाते हैं। हालांकि कर्ज लेने का मकसद मुल्क में आसानियाँ, बेहतरी और डेवलपमेंट आना है, बेहतरी आना है, खुशहाली आना है, लेकिन इसके बरक्स ही हम होता देखते हैं। ऐसा क्यों मलिक साहब? मेरा हाल है कि पहले तो हमारा होता है दो तीन चीज़ें मैं जितनी ज़िंदगी में मीडिया से सीखा हूँ। एक तो हमारा हर वज़ीर आज़म का दौरा तारीखी और इंतहाई कामयाब होता है। वो आज तक वैसे मुझे पता नहीं चला। 75 साल में जितने दौरे हैं सारे इंतहाई कामयाब हुए हैं। इस्तकबाल भी बहुत, रेड कारपेट भी होता है। मुझे आज तक समझ नहीं कि वो दौरे किधर गए। फिर हमारे जो MOU साइन होते हैं, हर एक हुकूमत का ये बयान होता है कि इससे पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, और बदलिया कुछ राना, मैं झूठ नहीं ना बोल रहा। अब ये जो यार IMF आखिरी IMF जो है ये भी कॉमेडी उनका कि तेरी उम्र छोटी है, ऐसी की करिए, ऐसी मजबूर लोग हम सुन के तंग आ गए। अब मैं आपको ना थोड़ा
थोड़ा सा एक गलत लबो लहजे में बात करूंगा। मेरे प्यारे वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया कि यार अगर 1300 अरब रुपए मिल जाए ना, क्या मतलब? मैं वही बताने लगा कि अगर 1300 अरब रुपए मिल जाए ना तो पाकिस्तान में मैं कशकोल तोड़ दूंगा। तो वो कहते हैं कि की पिदी दा शोरबा, मेरी क्या औकात है, मैं अब मुखातब हूं अपने प्यारे वज़ीर आज़म साहब से जिनको 1300 अरब की ज़रूरत है। ये मेरे जैसा बंदा आप अंदाज़ा लगा लें जिसकी ना कोई पोजीशन है, ना कोई मैं वज़ीर ख़जाना हूँ, तो ना मेरे पास ख़जाना है। मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है जिसमें कोई 10 रुपए में फी घंटा ना इंटरनेट है। मैंने उस 10 रुपए में 2 रुपए लगा के इतनी दुकान लगा दी है कि आप सुन के रहे हैं। लो जी, खुद मेरा प्यारा खूबसूरत वज़ीर आज़म फरमा रहा है कि 400 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। तो ये बिजली चोरी राणे ने रुकानी है कि मैंने रुकानी है? आप 1300 अरब में जरा कैलकुलेट करते हैं। क्रैकडाउन भी तो स्टार्ट हुआ था। नहीं, वो अच्छा उसके पैसे लागू होंगे। ये जो आज मोहसिन नकवी ने भी फरमा दिया कि क्रैकडाउन कर दो, होना कुछ नहीं, एयर कंडीशन गड्डियाँ, याशियाँ, मज़ेदार SHOs की याशियाँ, जिसको पकड़ो उसके पैसे लो। तो आपको 1300 अरब रुपए की जरूरत है, सुनते जाओ। 400 अरब रुपया आप खुद कह रहे हैं बिजली का चोरी, बाकी बचा 900 अरब रुपया। आगे चलते हैं। पाकिस्तान की 31 कॉरपोरेशन हैं, हुकूमत पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। 31 का सिर्फ मिल के हसारा कितना है? 730 अरब रुपए का। 730 अरब मेरे से वो ले ले और 400 ये कर ले। आगे चलते हैं। 88 हमारी टोटल कॉरपोरेशन हैं फेडरल हुकूमत की, जिसमें से 50% 44 नुकसान में चल रही हैं। 44 नुकसान में चल रही हैं। सिर्फ PIA का मैं आपको खसारा बताऊं 900 अरब रुपए का है। और 2017 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया कि PIA के एक जहाज पे 550 मुलाजमीन थे। दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कॉम्पिटेंट थे या नहीं, ये तो मतलब बात ही वो बहस मेरा है। हाल है, ये सिर्फ एक जहाज पे 550 बंदे बैठे, जहाज वैसे नहीं उड़ सकता। 550 भी इन्होंने लड़ा के ना 260 किए हैं। अब दुनिया में जो स्टैंडर्ड है 145 का, ये उन्होंने कहा ना मुझे 1300 रुपये मिल जाए तो मैं कशकोल तोड़ दूँ। मैं आपको बता ये रहा हूँ कि फिर हफीज़ पाशा, जिसकी मिसिस इस वक्त इस हुकूमत का हिस्सा है, मैं उसको इन गुनाहगार कानों से अपने हाथ से जो इंटरव्यू किया, वो शुक्र है कि मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं, मैं उनको कोट करने का। हफीज़ पाशा साहब फरमाते हैं कि 2000 अरब रुपया टैक्सों के नाम पे अशराफिया जो पाकिस्तान के हुक्मरान खुद खा जाते हैं। तो पाजी ये 2000 अरब मेरे से ये ले लो, 400 अरब मैंने आपको वो बता दिया, 900 अरब मैंने आपको बता। अभी मैं बिजली पानी उधर उधर नहीं गया, जो मेरा रवायती दुकान होती है वो आज मैंने बंद रखी है। मैंने आपको सिर्फ बता दिया है कि 730 अरब रुपए आपके कॉरपोरेशन, जो क्रक्स में आपको बात करके निकालना चाह रहा हूँ, ये इतनी बड़ी ज्यादती है कि ये सारे खर्चात हमारे ये सरकारी और हुकूमती एहलकारों के हैं, ये इदारों के हैं जो हम पे इन्होंने अजाब डाला हुआ है। मुल्क तबाह हो गया, इकॉनमी तबाह हो गई। देखा, मैंने तुम्हें बता दिया। और आप वाली बात अशराफी और अमीर का गरीब टैक्स का हमें अच्छा जूतों के लिए मेरा क्या, ओ भाई आपने फरमाया 1300 अरब, अब शुक्र है ये तो सारी जिंदगी के लिए रिकॉर्ड हो गया ना। अगर मैं चोर हूँ मुझे कल पकड़ लो, मैंने एक भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी मुझे पकड़ो, तो 1300 अरब आपने फरमाया था ना, तो मैंने आपको 3000 अरब बता दी कि जाओ जाके ले लो। बड़ी राणा तू ना ले लिया आसान सी कैलकुलेशन मलिक साहब ने तो करके सामने हमारे रख दी और हमें तरीका भी बता दिया कि ऐसा ही होगा। लेकिन फिर वही बात, 1 अरब IMF से मिल चुका, ये करीबन 8 अरब का पैकेज है, 8 अरब डॉलर का पैकेज है। तो आपको क्या लग रहा है कि हालात अब आने वाले टाइम में बेहतर हो जाएंगे, या फिर हालात IMF के डील के बावजूद हमें मुश्किल ही नज़र आ रहे हैं मौशी हालात तौर पर? मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि 1963 में हमने मगरबी जर्मनी को कर्जा दिया था। हमने दिया था। हमने चीन को उनके बैंकिंग सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने कर्जा दिया था। और उसके बाद 1958 को 8 दिसंबर वो मनहूस दिन था जब हम IMF के चंगल में फंस गए। ठीक है। और उसके बाद अब मुझे बताएं, दुनिया में आज तक कोई एक मुल्क बताएं जिसने IMF से कर्जे लिए और फिर तरक्की की। यूगोस्लाविया, इस तरह के मुल्क तो तबाह और बर्बाद हो गए, वहां तो खाना जंगियां हो गई। ठीक है, श्रीलंका, इस तरह के बेशुमार हालांकि कर्जे का कॉन्सेप्ट क्या है कि चीजें ठीक करनी है। अब पिछले 21 वर्षों में सिर्फ चीन से हमने 68 अरब डॉलर का कर्जा लिया। 68 अरब डॉलर। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 2% उन्होंने हमारी इमदाद दी है और 30% कर्जे हैं अभी। ठीक है, 30% नहीं, 100% ही कर्जे हैं। अब उनकी क्या मौजें लगी। हम बड़े फखर से, जो कल मलिक ने बात की थी, हम कहते हैं जी चीन ने भी रोल ओवर कर दिया, फला ने। ओ भाई, वो हम पे एहसान नहीं कर रहे। पाकिस्तान ने पिछले साल 4200 अरब रुपए सिर्फ सूद अदा किए है।
और इस साल का जो तखमीना है वो तकरीबन 80-100 अरब रुपए है जो हमने सूद देना, कर्जा नहीं देना। हाँ जी, सब सूद देना है, कर्जा वहीं पे खड़ा हुआ है, उसका सूद हमने जो देना है। और जो हम IMF से ले रहे हैं ये सारा कुछ मिला मिलू के मुड़ के हमने हाथ झाड़ के ना, तो शहबाज शरीफ ने मुझे फोन करने के यार इशारा ना जरा कौमी खजाने में को थोड़े से पैसे तो भेज, ठीक है। ये बड़ा इस मामले खुद सही है, ये काफी नहीं मैं भुट्टो ने भी फोन इसको किया था अपना। भाई देखे 10 अरब तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, क्योंकि सऊदी अरब के रहने वाले 10 लोगों को मैं जानता हूँ और वो अरब तैयार हैं पाकिस्तान को मिलने के लिए, तो मैं 10 अरब तो वहां से मंगा सकता हूँ। लेकिन मैं अगर मुझसे कोई कहे कि मेरे से कोई बुखार यार 8 कर दो तो मैं नहीं थे। अब आखिरी बात जो आप सुन लें वो ये है कि हम एक ऐसे जाले में फंस गए हैं जिससे अब नहीं निकल सकते। ये जो इकोनॉमिक हिटमैन कहलाता है, एक टर्म है, ये इक्तिसादी जो कर्जाक होते हैं ये इसी तरह कौमों को जकड़ते हैं। अब आगे ना उस जगह पे हम यानी IMF और वर्ल्ड बैंक ने हमें उस जगह पे ला के बिठा दिया ना जहां पे हम अपना कोई फैसला खुद नहीं कर सकते। ईरान से हम गैस पाइपलाइन नहीं ले सकते, अमेरिका नाराज होगा। रेकोडेक पे हम अपना स्टैंड नहीं ले सकते, बैनुल अक़वामी अदालतें 8 अरब डाल देंगी। समुंदर से तेल निकले मलिक साहब और हमारा वजीर आजम के शाम को मैं बड़ी खबर दूंगा, मीडिया को कहा जाए कि तैयारी कर लो, फट्टे बना लो ब्रेकिंग के, इमरान खान बहुत बड़ी खबर देने जा रहे हैं, समुंदर से तेल मिल गया। अचानक पता चले जी नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, कोई खबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मछलियां पी गई हैं तेल। किसने रोक दिया? वो कौन थे वो लोग जिन्होंने कहा कि नहीं देनी इतला के इतला समुद्र में तेल पाकिस्तान के अवेलेबल है ना, तुमने तलाश करना है। तो जो हम लोग हैं बिकाऊ माल, हमें बताए कूचो बाजार की तरह उठती है हर निगाह खरीदार की तरह, हम पे जो नजर डालता है वो रहम की नजर डालता है, इसलिए कि हमारे पर पल्ले का नहीं रहा। और अफसोस की बात यह है कि जो हमारे ऊपर बैठे हुए अशराफिया है ना, ये दुनिया की वाहिद मिसाल है कि एक मुल्क के गरीब अमीरों को पालते हैं, टैक्स हम देते हैं, और मौजे जो है ऊपर हसन हुसैन करते हैं, टैक्स हम देते हैं, और गाड़ियां अनफॉर्चून जो है वो ब्यूरोक्रेसी लेती है। अनफॉर्चून हमारे लिए तो अनफॉर्चून ही है ना, उनके लिए फॉर्चून होगी, सही कह रहे हैं। हमारे लिए तो अनफॉर्चून है। सो मैं ये समझता हूं कि हमें इस जाल को अगर तोड़ना है तो इस निजाम को तोड़ना होगा जो इतना मजबूत है कि इसमें जो शख्स सच्ची बात करेगा आप या तो उसके गर्दन काट देंगे या जबान काट देंगे। सच सुने, सच को तस्लीम करें, अवाम को तस्लीम करें, उनके मैंडेट को तस्लीम करें, उनके वोट को तस्लीम करें, ये खाली ड्रामे ना करें। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दें भी, तो वोट का इज्जत दो, और रात को जाके जनरल बाजवा के पैर पकड़े ये छोड़ दें। यहाँ पे वो निजाम लाएं, वो अवाम लाएं, वो हुकूमतें लाएं जो अवाम के मैंडेट से कड़वे फैसले करें। कर देना एक दफा कौम फैसला, भूखा मरना है। इन शॉर्ट तरीके इंसाफ इमरान खान साहब के पास इस शिकंजे से निकलने का रास्ता है। जो मईशत की असल कुंजी है, जो रोड मैप है, वो नवाज शरीफ साहब के पास नहीं है। तरीके इंसाफ का मानना है कि वो तो खान साहब के पास है, तो दे दे फिर उनको चाबी। नहीं आपको किसने कहा? 3.5 साल में वो सबसे पहले तो उन्होंने भी यही हमें गलतफहमी डाली थी कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा। तो बाद में उनको समझ आ गया खुदकशी ना ही करूँ तो बेहतर IMF के पास चला जाऊँ। अच्छा फिर IMF के पास चले गए। फिर वो उनके पास एक बड़ा समझदार आदमी था, वो अपने तरीन साहब ने बताया, जब उनको पता लगा कि जिनका मुल्क है उन्होंने डंडा पकड़ लिया तुम्हें निकालना है, तो उसने कहा जी 150 रुपये लीटर से ज़्यादा पेट्रोल महंगा नहीं करेगा। बिल्कुल बच्चों वाली गेम थी, मुझे साफ समझ आ रही थी। उसने कहा ठीक है फंसेंगे खुद ही IMF से। सारी दुनिया खड़ी होगी कि जनाब तुमने पेट्रोल इतना सस्ता कर दिया, मगर हाँ को पता था कि माई डेज आर नंबर्ड, मैं तो जा रहा हूँ, भुगतेंगे ये। तो फिर IMF से डील भी तोड़ी। वैसे सागडा ने भी वही काम किया। मैं किसी को मेरा पॉइंट है किसी के पास कोई प्लान नहीं, इन सब के पास एक ही प्लान है। जो मैंने आपको जो बात की है, मेरे लिए हमारे मीडिया में कभी इस तरह बात नहीं होगी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मीडिया की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी की। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान का कोई क्राइसिस नहीं है। मैं बल्कि किससे बड़ी आपको अजीब चलते चलते बात बताऊँ, $30 अरब का हम पेट्रोल खरीदते हैं। खुदा की कसम खा रहा हूँ, ये इतने इस मुल्क की आवाम के साथ जो हुआ है वो उसको मेरे पास अल्फाज नहीं है। $30 अरब हम खर्चते हैं। अगर ये बेनज़ीर नवाज शरीफ और मुशर्रफ
इन लोगों ने IPP से फैसला ना किया होता तेल से डॉलर के साथ बिजली बनाने का, तो हमें 15 अरब डॉलर की ज़रूरत थी। आगे चलते हैं, मुझे बताओ इस तरह की माशरे में कार और मोटरसाइकिल के कल्चर का जवाज़ है। यहाँ पे अगर सिर्फ हमने आज से 30 साल पहले प्लान किया होता ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बिजली पानी से बनाते, मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 अरब डॉलर का पेट्रोल हमें चाहिए था। 25 बिलियन US डॉलर। आप पता है क्यों तेल लगा रहे हैं? क्योंकि हमने गाड़ी में जाना है, हमने मोटरसाइकिल पे जाना है, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। तो ये तो क्राइम्स हैं इन हमारे हुक्मरानों के। पाकिस्तान कोई गरीब नहीं है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं। क्राइसिस अगर है, प्लानिंग का क्राइसिस है, दिमाग का प्लानिंग क्राइसिस है और सर्टेनिटी का। ये सबको पता है कि हमने कुछ देर के लिए आना है, इनको पता ही नहीं करना क्या है। मैं चैलेंज करता हूँ पाकिस्तान का, आप करें हाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट 10 साल में ख़त्म करें ये गाड़ी सारी। पाकिस्तान का बिल 30 बिलियन डॉलर से 15 बिलियन डॉलर हो जाएगा। 15 बिलियन डॉलर आपको दे दी। और दसो थोड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो 90,000 सरकारी गाड़ियां हैं उनको आप आग लगा दें कसम से। एक दफा नुकसान होगा, ठीक है, लेकिन वो जो रोजाना का नुकसान है ना, टोटल 90 ही है ना, 90,000 गाड़ियां। और उसमें भी पंजाब हुकूमत ने नई गाड़ियां लेके दी अपनी ब्यूरोक्रेसी को। सो जो मलिक साहब बात कर रहे हैं ना, हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग कभी की ही नहीं। और दूसरी बात यह कि ये बात भी अपने जो है निकल आए आप कि कभी भी जो खजाने के अमूर है वो हमारे हाथ में रहे, ठीक है ना। जब भी खजाने का शोबा आया ना, हाथ में अब है, पहले भी उन्हीं के हाथ में थे। पाकिस्तान में अब तक एक आधा ही होगा कोई देसी सा जो वजीर खजाना आया, वरना वो सारे वही लोग हैं जो IMF और वर्ल्ड बैंक के मुलाजिम थे। और वो आके यहाँ बैठे और बैठ के उन्होंने अपने जो कर्जे हैं ना वो सीधे किए। एक वजीर आजम तो आया ही इसीलिए था कि उसने किस्त सीधी करानी थी, किस्त सीधी कराई और वो चला गया था। सो मैं जो दुखी दिल से आपसे बार कहता हूँ वो यही है, मलक का भी कहना यही होता है कि भाई इस तरह हम सरवाइव नहीं कर सकते। आज आपने इतनी लंबी इस पर डिबेट की है, ये अमूमन सोशल जो हमारे क्या कहते हैं करंट अफेयर प्रोग्राम्स हैं उनके इश्यूज नहीं है। हमें तो आग बेचनी है, नफरत तकसीम करनी है, हमने तो गालियां बांटनी है, इकोनॉमी, हमने वो बात नहीं करनी जो सीरियस डिबेट हो। सो मैं ये समझता हूं कि हमारे इकोनॉमिस्ट जो हैं वो इस बात को समझे कि हम कर्जा लेके अब मजीद सरवाइव नहीं कर सकते। ये सारे असूल तोड़ने होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स कोई बात करनी होगी, नहीं तो हम बच नहीं सकते। लेकिन श्योरिटी तो सियासतदानों ने दे दी है ना। अच्छा, आज की तस्वीर पर एक और चारों वज़ीर आला वज़ीर आज़म के साथ हैं। क्या अच्छे दिन शुरू हो गए पाकिस्तान? मैं अर्ज करूंगी, ये तो आपका सियासी सवाल है ना। ये जो एक हम जुमला कहते हैं मलिक साहब के जी, नहीं तो हम डिफॉल्ट हो जाएंगे। हर दफा एक जुमला कहते हैं डिफॉल्ट हो जाएंगे, डिफॉल्ट के करीब तरीन पहुंचे। नहीं हम वरना डिफॉल्ट हो जाएंगे। हमने डिफॉल्ट से बचा लिया। एक ना सरदार जी थे, पता चला उनका ना टांगे वांगे टूट गई है। मलिक साहब तो हम मिलने चले गए। हमने कहा बनता क्या हुआ? कहता यार मैं अपनी ना गली से गुजरता था तो उत्थे एक संडा बने ऐसी, तो मैं रोज सोचता था कि जे मेरी लत्ता ते मेरी धोती ऐदे सींगा फंस जाए, इसके सींगों में फंस जाए तो क्या होगा। मैंने कहा फिर कहता मैंने फिर एक दिन अपनी टांगे ने उसके सींग में फंसा ली। कहता फिर कहता मेरी टांगे टूट गई। मैं कहा यार तो बड़ा कहता वो रोज की टेंशन तो खत्म हो गई ना यार, जो मैं सोचता था कि टांगे टूट जाएंगी। ओ यार एक दफा डिफॉल्ट कर दो। असी पहला कहना कोई वो डबल रोटी के ऊपर कोई जाम और मक्खन लगा के खा रहे, सूखी रोटियां खा रहे। डिफॉल्ट और क्या होता है? मेरे बच्चे ईद के ऊपर अच्छे कपड़े नहीं ले सकते, मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, मैं अच्छी दवाई नहीं ले सकता, मैं अच्छे हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मैं अच्छे सर्जन को नहीं दिखा सकता। और डिफॉल्ट क्या है? मैं पूरी बिजली नहीं चला सकता, मैं गैस नहीं चला सकता। और डिफॉल्ट क्या है? तुम डिफॉल्ट हो गए और अल्लाह करे तुम डिफॉल्ट हो जाओ। अल्लाह करे तुम्हारे घर में भी यही भूख पड़े जो मेरे घर में भूख पड़ी हुई है। अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे भी इसी तरह तड़पे जैसे हमारे बच्चे तड़पे। अल्लाह करे तुम्हारे घर में डिफॉल्ट है। मेरी दुआ ये डिफॉल्ट से हमें ना डराए। ये आम आदमी के दिल कर ले डिफॉल्ट एक दफा, जो डिफॉल्ट होना। बेटा डिफॉल्ट रहता नहीं, डरा हमें डिफॉल्ट डरा के हमारी सांस उकाए हुए आपने और खुद उतने बैठ के सारी मौजा यार जानते सजी मुझे ना हो किधर। ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करने दीजिए। यहीं से कंटिन्यू करेंगे और पंजाब में रमजान निगहबान जो पैकेज है वो कितने हकदारों तक पहुंचा है और कितने हकदार अभी भी मुंतजर हैं, इस पर बात लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ेंगे बात पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज पर। जो नवाज शरीफ की तस्वीर थी, उस तस्वीर के बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा वज़ीर आला पंजाब को, पंजाब हुकूमत को। हुकूमत पर तनकीद करते सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रही है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को नोटिस भी जारी कर दिया है। सवाल
मलिक साहब, आप ही से सबसे पहले, सरकारी खजाने से ये तशहीर की जा सकती है, इज इट अलाउड? मेरा लिए गलत है, और अगर नोटिस हुआ है तो वो भी मुझे लगता है कानून के मुताबिक होगा। पहले ही अहकामात दर्ज थे कानून के हवाले से। मेरा तो हमेशा एक पोजीशन ही है, पाकिस्तान में कोई काम तो आइन कानून के खिलाफ होता ही नहीं। आपने अगर को हुआ तो मुझे बता दें। मैंने तो 75 साल में तो एक काम नहीं देखा जो आइन और कानून के खिलाफ हुआ। अब बात ये है कि ठीक है, एक चीज़ गलत होगी, मैं समझता तस्वीर नहीं होनी चाहिए, वो मेरे अदालत बता देगी कि सही है कि गलत है, मगर असल जो चीज़ है कि आप किसी चीज़ को इज्तमाही तौर पे ये नहीं कह सकते कि इस काम में 100 में से 100 नंबर है और इस काम में आपका 0 नंबर है। मैं समझती इसमें कहीं ना कहीं एक मुस्बत पहलू भी है। आप एक इस्लामी माशरा हैं, इस्लामी मुल्क हैं, 64 लाख लोग कम आमदनी वाले आपने आइडेंटिफाई किए हैं, अच्छे या बुरे किए हैं। अगर उनको आप 30 अरब लगा के अगर आटा दे देते हैं पाकिस्तान के टैक्स, तो मेरा रियासत का काम भी यही है। अगर ये हो रहा है, मैं इस आइडिया को अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं जिस चीज़ की मुझे समझता हूँ कि तस्वीर आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक था, वो नहीं होनी चाहिए। अगर 64 लाख पंजाबियों को, गरीब लोगों को आटा मिलता है, राशन मिलता है, तो मेरा लिए अपनी हुकूमत एक माँ बाप है। जिस तरह हम अपने बच्चों को कोई चीज़ देते हैं तो हम कोई एहसान नहीं करते। मेरे ख्याल में ये इनकी जिम्मेदारी है, बड़ी अच्छी बात है। इस्लाम का जो सारा कॉन्सेप्ट है रमज़ान का, वो यही है ना, जो कमज़ोर है, जो वीकर है, आप उसको हेल्प करें। और मेरा ख्याल है आई सल्यूट, अगर अल्लाह करे इनकी ब्यूरोक्रेसी और ये मरीम नवाज़ की लीडरशिप में इतनी जान हो कि जो इन्होंने कहा अगर ये कर दें और वाकई 64 लाख लोगों के पेट में खाना चला जाए, तो आई सल्यूट देम, आई सलाम देम। 17,000 जो घराने हैं वो उन तक राशन पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस पर भी मैं बात करूंगी। लेकिन राना साहब, 1.5 अरब देकर 63 अरब बिजली महंगी कीमत में आप वसूली वापस कर लें, क्या खूबसूरत सियासत है। आपको नहीं होना चाहिए था सियासत में? देखिए, जो ये 1.5 अरब देके और इतनी वापसी की बात है, ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे शहबाज शरीफ साहब ने आटा सस्ता किया और फिर एक माह बाद वही आटा डबल कीमत करके सबसे पैसे वसूल कर लिए। ठीक है, मलिक साहब जो कह रहे हैं दुखी दिल से, मेरी दुआ है कि इन तक भी आटा चोकर मिला हुआ पहुंच ही जाए। किसी दिन ये रोटियां खाएं तो इन्हें पता चल जाए कि वो जो आटा आ रहा है वो क्या है। लेकिन असल चीज़ मेरा फिर वही है कि आप तो इमरान खान पे ही बड़ी तनकीद करते थे कि जी देखें जी आरजी लंगर खाने बना लिए हैं और आरजी पनाहगाहें बना ली हैं। ठीक है, अब आप खुद क्या कर रहे हैं, क्यों कॉपी कर रहे हैं उसे? जो वो करता है उसी तरह करते हैं। इफ्तार करता है तो आप भी बैठ के खजूरें लोगों को तकसीम कर रहे थे, वो तो छील के भी दे रहा था, तो आप भी ऐसे कर दे। मैं कॉपी कर रहे हैं तो कोई बेहतर कर लें। अच्छा, दूसरी दूसरी चीज़ ये है, मेरा सवाल ये कि आप जिस तरह आटा तकसीम कर रहे हैं, आज हम टैलेंट की एक खुसूसी में वो पैकेज देख रहा था, उसमें वो कुछ लोग थे, वो एक घर पे आटा की थैला रखते थे, तस्वीर बनाते थे, फिर आगे और वो आगे हो गए कि जी इन घरों में आटा। ये तो एक वाकया है। ठीक है, यही आटा जब डबल कीमत के ऊपर मार्केट में बिक रहा है, जो बीच में लोग शामिल हैं, आप गरीबों तक पहुंचने कहां दे रहे हैं आटा? लोगों तक आटा पहुंच कर है, फिर जहां पहुंच जाता है वहां आप कहते हैं वीडियो बनाओ। तो क्या आप ये आटा लोगों की मदद के लिए दे रहे हैं या उन्हें जलील करने के लिए दे रहे हैं, उनकी अना को कुचलने के लिए दे रहे हैं? एक बूढ़ी माँ पे आपको तरस नहीं आता? एक थैला आटे का उसको पकड़ा के उसकी तस्वीर खिंचवा रहे थे। तुम्हारी माँ के साथ कोई तस्वीर ऐसे बनाए आटे का थैला रख के, तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हारी माँ को इस तरह को गुर्बत का निशाना बना के और उसको तस्वीर शेयर करे, अच्छा लगेगा? क्या ये सिखाता है इस्लाम हमें? ये जो कह रहे कि रमजान में अच्छा आटा तकसीम हो, क्या इस्लाम ऐसे सिखाता है? वो तो कहता है इस हाथ को दो, तो इसको भी नहीं पता चलना चाहिए। आप अगर नेकी कर रहे हैं, अव्वल तो आप नेकी कौन सी पल्ले से कर रहे हैं यार? ये ऐसे ही है जैसे मेरा दोस्त, मैंने उसे कहा तू सदका दे, वो ये जाके एक मोरिया पुल पे वो सदके के बकरे खड़े थे, उन पे सब पे हाथ फेरा है, कहता मेरे लो सदका है। आप ऐसे बकरे को सदका दे रहे हैं यार? क्या हाथ फेर के कह रहे सदका है? दे पल्ले से, निकाले पल्ले से आटा। आपकी खुद नहीं है आटा की मिले, आपकी शुगर मिले नहीं है, तो देना यार पल्ले से। अपनी शुगर मिलों से आप कहें कि रमजान में हमारी शुगर मिलों से सबको किलो किलो आटा मिलेगी, चीनी मिलेगी, तो मैं मानूं? फिर आप ये दे रहे हैं, इसमें भी इतने घपले हो रहे हैं। तो आप अपनी चीजें सीधी करें। वक्त एक सा नहीं रहता। हर हुक्मरान ये समझता है कि अब मैं आ गया हूं, मुझे कोई नहीं हटा सकता। मैंने बड़े बड़े हुक्मरानों को जाए कब्रिस्तान देखे, कैसे कैसे बड़े पहलवान जो समझते थे हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, वो वहां पे मरे पड़े। सो हमें कुछ थोड़ा सा खौफ खुदा करना चाहिए। आटा बांटें, दें लोगों को, लेकिन उनकी अना को मजरू ना करें, उनकी इज्जत नफ्स से ना खेलें, और फिर पुछाएं अगर कोई है, और पल्ले से पुछाएं। अगर आपने यही करना है तो पल्ले से पुछाएं, फिर मानूंगा मैं। मलिक साहब, 17,000 घर हैं पंजाब के जहां तक आटा पहुंचना है,
था, यूं कह लीजिए रमज़ान के शुरू में ही स्टार्ट हो गया था ये काम, तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। अभी तक लोग कह रहे हैं हमें नहीं मिला, राशन क्या, आटा क्या, कुछ नहीं। नहीं, ये तो फिर संजीदा लेना चाहिए ना पंजाब हुकूमत को और सीएम को। अगर वो कर रही हैं, नेकी कर रही हैं, पॉलिटिकली कर रही हैं, तो फिर उसको दिल से करें ना। उसके जो भी है भाई, उनको फायदा उनको ही है ना। देखिए, नेक नामी जो पॉलिटिशियन ने क्या कमाना होता है, उसने अपनी रेपुटेशन ही कमानी है ना, उसने गुडविल जैसे ही लेना, तो उनको काम करना चाहिए। हैविंग सेड ऑल दिस कि ये ठीक है जो आप ज़कात कह लें या गरीब की मदद कह लें, इसमें मुझे तो फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं, अच्छी बात है। मगर हैविंग सेड ऑल दिस, आई स्टिल से कि इस तरह गुर्बत नहीं ख़त्म होती। अगर मैं इमरान के लंगर खाने के खिलाफ था, तो इससे भी गुर्बत नहीं ख़त्म होनी। गुर्बत आपकी तभी ख़त्म होगी, जो मेरा असल पॉइंट है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में आपको फिर कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले तो जिस तब्दीली अपना जितनी बड़ी हमने आबादी कर दी, हमारे साथ कोई प्लान ही कोई नहीं, हम शहर इतने बड़े करते जाने, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री की तरफ जाना चाहिए, रोज़गार की तरफ जाना चाहिए। आप भूखे लोग पैदा करते हैं और उनको आटा देते हैं और तस्वीरें उतारें या ना उतारें, जूते मारें या ना मारें, कब तक करते रहेंगे? अल्टीमेट ये नहीं कि ये लोग काम करें, अपना आटा खुद खरीद के, अपनी शर्ट खुद खरीदें, अपनी मतलब बहनों की शादियां करें, ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी गुजारें, खुश करें, बजाय कि हर वक्त कभी आप सोच रहे हैं कि अब मैं मोटरसाइकिल ले दूँ, अब मैं अब लैपटॉप दे दूँ, अब मैं पीली टैक्सी दे दूँ, अब चाबी दे दूँ, अब चाबी छीन लूँ। मेरा इस तरह तो 75 साल से तो सारा ये फेल हुआ है, और ये हर एक ने किया। राना साहब, जन्नत की टिकट से शुरू हुआ था ये मामला इलेक्शन से पहले, आपको याद होगा, और उसके बाद किस तरह से घी के डब्बे भी बांटे गए, जलसों में हमने देखा, खाने वलीमे की दावतें हुई बाकायदा तौर पर। अब मुकम्मल हुकूमत बन चुकी है, चचा की हुकूमत विफाक में है, खुद हैं आप वज़ीर आला पंजाब, तो अभी भी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ उस तरह से एक्शन नहीं ले पा रही हैं। सोशल मीडिया पर क्लिप्स आपके मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि तस्वीर आप बनवाएंगे तो आटा मिलेगा, नहीं बनवाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे इंतज़ामिया को घर नहीं भेज देना चाहिए, यही तो वक्त है अवाम में मकबूलियत का। जो मरियम साहिबा है ना, ये मुस्लिम लीग नून की बका की जंग लड़ रही हैं। अगर मरियम साहिबा नाकाम होती हैं तो मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ साहब अपनी इनिंग खेल के पवेलियन में जा चुके हैं, और मुझे नहीं लगता उन्हें दोबारा बैटिंग मिलेगी। उन्हें इस बार बैटिंग मिल जानी थी, ओपनर बैट्समैन थे, उन्होंने अच्छे ग्लव्स खरीदे, अच्छे पैड खरीदे, अच्छा हेलमेट भी लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद उन्होंने अच्छे स्पाइक्स लिए। अंपायर भी उन्होंने कहा कि तुम खेलो, मैं तुम्हें आउट नहीं दूंगा। बॉलर को भी कहा तेरी हर बॉल 9 बॉल होगी। लेकिन बदकिस्मती से जब टास हुआ ना, तो पता चला कि जो प्लेइंग 11 है वो बदल गई है, और शहबाज शरीफ साहब ओपन करेंगे और मरियम साहिबा जो हैं वो मिडल ऑर्डर बैट्समैन होगी। नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं है, अब होगा भी नहीं। अभी वो उम्रे पे जाएंगे, और हो सकता है उसके बाद अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, उन्होंने अपना इलाज भी करवाना है, लंदन टेस्ट करवाने भी जाएंगे। इसके बाद वो मैं बता रहा हूँ कि जाहिर है एक बंदा को अपनी सेहत का बंदे को ख्याल रखना चाहिए ना। और फिर वैसे भी पाकिस्तान तो वो मुल्क है जहाँ पे सिर्फ आप हुकूमत करने के लिए रह सकते हैं। अदरवाइज मुझे बताएं कि जितने अरसे वो यहाँ रहे, उतने अरसे में कितना अरसा लाहौर में रहे, वो मरी में रहे, उन्हें पुरफिजा माहौल की और फिजा की आदत है। ऐसे 80 मैं और मलिक हैं कि हम ये मलिक जब स्मोग में रहते हैं, इससे पूछें, ये जब अमेरिका जाता है ना, तो वापसी पे ये जब तक समनाबाद के गंदे नाले पे लंबे लंबे सांस ना ले, इसे चैन नहीं आता। ये कहता मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है ना। तो हम तो वो लोग हैं, तो भाई इनको आदत है पुरफिजा मुकाम में रहने की, वो वहां रह सकते हैं। लेकिन मरियम साहिबा को संजीदगी के साथ ये बात अगेन मैं कह रहा हूँ, उन्हें अपनी नफरत से और बदले से निकलना होगा। बड़ा लीडर बनने के लिए बड़ा आदमी बनना पड़ता है। उन्हें इंतकामी जज्बे से निकल के एक अच्छी माँ का रोल अदा करना होगा। वो सूबे पंजाब की माँ हैं और ये सारे हम उनके बच्चे हैं। उन्हें एक माँ की तरह हम पे हाथ रखना होगा, पसंद और नापसंद वाले बच्चों से नहीं की तरह। ये माँ ज्यादा हो गया, बहन ठीक है, चले आप अगर कहती हैं अपनी उम्र के मुताबिक तो बहन कह देता हूँ। अदरवाइज ये कि हमको भी ईदी के झूले से मिले हुए बच्चे नहीं है, हम भी इस रियासत का हिस्सा ही है, हमें भी उसी तरह ट्रीट करे। और हम चाहते हैं कि वो तरक्की करे, पाकिस्तान तरक्की करे, दैट्स इट। पाकिस्तान तरक्की करे, लेकिन कैसे मलिक साहब? इसका भी कोई ऑप्शन आपके पास अगर है तो बता दें, क्योंकि अभी तक तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। इंतजामिया के खिलाफ आप एक्शन तक नहीं ले पा रही। देखिए, हमने भी सारी उम्र इस तरह ये दुकान ही चलाई है ना, मीडिया यहाँ पे अगर तनकीदें की। देखिए सिंपल सा टेस्ट है इसमें, जिसमें इमरान भी फेल रहा है, बेनज़ीर भी फेल रही, भुट्टो मेरा किसी हद तक काम, वो मैं बताने लगा ना। मेरे सवाल आपने किया सुनने, इसका सिंपल टेस्ट है।
आप ह्यूमन डेवलपमेंट पूरी दुनिया में जहाँ गेज किया जाता है ना, वो गेज करते हैं कोई रियासत जिस तरह अगर वो माँ है तो अपने बच्चों को क्या किस तरह ट्रीट कर रही है, उसका तरीका क्या आपने देखना है कि आप हेल्थ पे कितने पैसे लगाते हैं, आप एजुकेशन के पे कितने पैसे लगाते हैं, आप रिसर्च पे कितने पैसे लगाते हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ये दुनिया का वाहद 5वीं बड़ी रियासत होगी जिसमें मैंने ये रिसर्च का लफ्ज़ ही नहीं सुना। कभी बजट में सुना है आप लोगों ने कि इतने पैसे तहकीक में रखे हैं? कभी सुना है? तो अल्लाह तवक्कल चल रहा है। पुलिस से जब भी मैं मिलूँ, क्योंकि हमारा बड़ा एक्सपीरियंस है, वो जी हमारी गाड़ियाँ ठीक नहीं है, हमें एयर कंडीशन लगा दो। सरकारी मुलाजमों से बात करो, वो कहते हैं जी हमारे टॉयलेट आप ठीक कर दें। हमारे जो सीएम पंजाब बड़े स्पीडी थे, उन्होंने क्या किया, उनको सबसे बड़े इशू बने कि उन्होंने थाना लोअर माल गए, वहाँ उन्होंने कहा नहीं इसकी ना टॉयलेट ठीक करो। तो मेरा पॉइंट सारा ये है कि जब तक कोई हुक्मरान का, सिंपल मैं आपको एक टेस्ट जो मेरे जेहन में है, मैं उसी टेस्ट के इंतज़ार में बेनज़ीर का दौर भी देखा, नवाज शरीफ का भी देखा, अपने खाना का भी देखा, और अब शहबाज शरीफ का भी दूसरा दौर है। वो टेस्ट उस दिन मेरे लिए पास हो जाएगा जिस दिन मुझे पता लगेगा कि इस मुल्क का हेल्थ का बजट डबल हो गया, इस मुल्क का तालीम का बजट डबल हो गया, इस मुल्क ने पहली दफ़ा टॉप प्रायोरिटी तहकीक को दी है। ये दे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को पैसे दें कि यार ये बिजली का रफड़ ख़त्म करो, सस्ती किस तरह सोलर बना सकते हैं, हमारे भी हम भी इंसान हैं। तो ये सारी चीज़ों का बुनियादी पॉइंट है कि आप जब बेहतर क्वालिटी का इंसान बनाएंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ से आप अच्छे वर्कर निकालेंगे, अच्छी आप मैन पावर निकालेंगे। फिर मतलब मैं एक छोटी सी आपको चलते चलते बात करूँ, एक इंडस्ट्री से मैं बैठा था इफ्तारी पे, उसने इतनी अजीबोगरीब बात की है, बस शॉक्ड। उसने कहा पाकिस्तान की जो शर्ट है ना, वो जब हम इंटरनेशनल मुझे बता रहा था वो $5 से $6 की बार बिकती है, इंडिया की बता रहा था $7 से $9 की बिकती है, बांग्लादेश की $9 से $10 की बिकती है, और $10 से ऊपर वियतनाम जाता है। मैं उनसे कहा, मैं कहा अलमास भाई ये किस तरह होता है? और जवाब सुने, उन्हें कहा ये एग्जैक्टली लोगों की वर्कर की क्वालिटी बताती है। तुम चंगी भली शर्ट बना दो तो धागा रह जाता, बेहतरीन शर्ट बनाई है कि गलत बटन लग गया। तो मैं हैरान रह गया। उसने कहा ये देखें चीज़ एक ही है, हमारी ₹5 की, इंडिया की ₹7 की, बांग्लादेश की $9 की, डॉलर की सॉरी, और वियतनाम 11 पे, काम एक ही है। तो वजह क्या निकली? ह्यूमन डेवलपमेंट। आप इंसान बेहतर बनाए। जैसे चाइना की भी कितनी कॉपीज हैं, पाकिस्तान में और है, दुबई में और है। चाइना देखे, चाइना कहाँ के कहाँ चला गया। चाइना का एक ज़माने में पाकिस्तान से $16 अरब का ट्रेड डेफिसिट था। चाइना ने कहा सारे पाकिस्तानी बैठ के कार सिगरेट पीन, हम चीज़ें बनाएंगे तुम खरीदा करोगे। उन्होंने टांगे तोड़ दी पाकिस्तान की। पाकिस्तानी ने कसम खा ली कि हमने अब कुछ नहीं बनाना। इतना चाइना ने पाकिस्तान पर अटैक किया। चलें इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान का कुछ भला हो, बल्कि बहुत भला हो, और पाकिस्तान के हालात बेहतर हों। मुझे सनावान को, मलिक साहब आपका शुक्रिया, राना इसार साहब आपका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।